Hello, welcome my dear aspirants. Today's daily news analysis for अरुणाचल टाइम्स डेट होगा 2 दिसंबर 2025 का। हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है ब्लैक नेक क्रेन अराइव्स इन संगटी वैली। ठीक है, सो ये जो हम लोग का जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, इट हैज़ कम टू संगटी वैली इन वेस्ट कमिंग ऑन संडे आफ्टरनून, इट वाज रिपोर्टेड। और ये जो ब्लैक क्रेन है, जिसको हम ग्रीस निगर कॉलिस बोलता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको याद रखिए। ठीक है, इसको लोकली हम दलाई लामास क्रेन ये भी माना जाता है। तो इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेगा, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका अराइवल इन अरुणाचल प्रदेश। सो सबसे फर्स्ट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस if we see अराइवल ऑफ द ब्लैक नेक क्रेन, जिसको हम ग्रस निगर कॉलिस जिसको हम बोलता है, ये एक कल्चरली रिवर्स एंड बहुत ही वल्नरेबल स्पीसीज है, जो आपका सांगती वैली का इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजिकल प्रेस्पेक्ट्स को वो शो करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल विंटरिंग हैबिटेट्स इन अरुणाचल प्रदेश है। Now, if we look at the cultural importance, culturally you will मतलब कल्चरली आपको ये पता होगा कि ये जो दलाई लामा का क्रेन कहा जाता है, आपका जो ब्लैक नेक क्रेन को, और इसको वहाँ का लोकल डायलेक्ट्स में हम इसको ट्रुंग ट्रंग कर्मो बोलता है। ठीक है, ट्रुंग ट्रंग कार्मो यानी कि दलाई लामा का क्रेन। और इसका जो आना ये आपका जो बुद्धिस्ट का जो बिलीफ है कम्युनिटीज में, बुद्धिस्ट कम्युनिटी में, इसका आना सिंबलाइजेस पीस एंड प्रोस्पेरिटी अमॉन्ग दोस रीजन। ठीक है, तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी जैसे कि आपका तिब्बत में हो गया, भूटान रीजन में हो गया, तवांग एंड वेस्ट कमिंग में, इसका आना एक बहुत ही पीस और प्रोस्पेरिटी का सिंबलाइज किया जाता है कल्चरली। कंजर्वेशन मेथड में अगर हम देखें तो वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएट कर दिया है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स आफ्टर द लास्ट ईयर का जो डॉग अटैक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था यहाँ में ये लोग का जो क्रेन का चलते। सो उसके लिए, और साथ ही साथ यहाँ का जो वायरिंग में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो इश्यू हुआ था, उसके चलते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लिया है ये लोग को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये जो ब्लैक नेक क्रैन है, इसका जो स्टेटस है, इसको एक वल्नरेबल स्टेटस का स्टेटस दिया जाता है। आपका जो रेड डाटा बुक यानी कि ऐसा बुक, रिमेंबर रेड डाटा बुक, ऐसा बुक जहाँ में स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना जो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, जो एक्सटिंक्ट हो सकता है ना, जो रेयर है, वो सब का नाम को वहाँ रखा जाता है। तो वो डाटा बुक में ये जो ब्लैक नेक क्रेन है, दे आर कैटेगराइज अंडर वल्नरेबल सेक्शन। और ये जो थ्रेटन्ड टू हैबिटेट लॉस, प्रीडेशन एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से वो लोग वल्नरेबल सेक्शन में आ गया है। उसके अलावा ये एक हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स एंड मार्शेस एंड रिवर वैलीज ऑफ टिबेटियन प्लेट्यू, उसके अलावा भूटान एंड ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है। और इट माइग्रेट्स संगटी वैली अरुणाचल प्रदेश में माइग्रेट करता है। उसके अलावा पंगोलाखा इन सिक्किम ड्यूरिंग विंटर में वो आके माइग्रेट करता है। समर में वो आपका तिबेटियन प्लेट्यू साइड में जाके वहाँ में वो ब्रीडिंग करता है। ठीक है, तो कल्चरल सिंबलाइज के लिए आपको ये याद करना है, दलाई लामास क्रेन कहा जाता है, जिसका सिंबल है पीस, प्रोस्पेरिटी एंड गुड फॉर्च्यून फॉर द हिमालयन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज। तो सांगटी वैली इकोसिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा विंटर हैबिटेट फॉर द इंडियन ब्लैक क्रेन माना जाता है। ठीक है, और ये आपका इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के अंदर ऑफ द ईस्टर्न हिमालयास में आता है, जो साइट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एज वेल एज फॉर द यूनिक फ्लोरा एंड सेंसिटिवली हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इसका इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ज़रूरी है, क्योंकि इसका कंजर्वेशन नहीं करने से आपका ये जो फेडरल डॉग्स है, टूरिज्म प्लेजर है ना, हैबिटेट डिस्टर्बेंस, ये सब के वजह से इसका कंजर्वेशन थ्रेटन्ड हो सकता है। सो उसको कंजर्व करना है। साथ ही साथ यहाँ का जो लोकल मोम्बा बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, वो ये जो क्रेन को मतलब हिज हाईनेस का विजिट माना जाता है, इसलिए बहुत ही इकोलॉजिकल और कल्चरल लिंकेज इसमें पाया जाता है। तो एग्जाम के लिए कंजर्वेशन ऑफ द वल्नरेबल स्पीसीज इन द हिमालयन रीजन, स्पेशली आपका अरुणाचल अगर ऐसा मेंशन करेगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से माइग्रेटरी जो स्पीसीज है उसको कैसे हेल्प करता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एमोंग द ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी, स्पेशली आपका आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है आपका जीएस पेपर 1 में वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा गवर्नेंस एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्पेशली अरुणाचल में है ना, वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, Muslim community concern over safety drive only against illegal Bangladeshi immigrants since APO.
सो रिसेंटली आपका अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अपीओ बोलता है, ठीक है, वो लोग स्टेट वाइज आपका मॉस्क और जितना आपका इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जहाँ में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हो सकता है, वो सब कम्युनिटी को वो देख रहा है, चेक कर रहा है। सो इसके चलते मुस्लिम कम्युनिटीज दे मतलब कंसर्न, अपना सेफ्टी कंसर्न के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है। सो ये इश्यू को अगर आप थोड़ा देखें, एक कम्युनल कंसर्न एंड सेफ्टी हैज अराइज। आपका मुस्लिम जो कम्युनिटी है इन अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने फेयर एक्सप्रेस किया है आपका एपीओस का मॉस्क वेरिफिकेशन ड्राइव के वजह से। वो लोग बोल रहे हैं कि सच कैंपेन जो वो लोग को एक इनसिक्योरिटी मतलब वो लोग के बीच में क्रिएट कर रहा है, और दे हैव emphasize on targeting only the illegal बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, ठीक है। सो इन रेस्पॉन्स स्टेट का जो गवर्नेंस है, होम मिनिस्टर दे हैव डायरेक्टली मतलब रेस्पॉन्स किया है आपका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को प्रिवेंट सच डिस्क्रिमिनेशन, साथ ही साथ एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टॉप विजिलेंट स्टाइल एक्शन व्हाइल एड्रेसिंग इलीगल इमिग्रेंट कंसर्न थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, ठीक है। सो ये इश्यू के बारे में अगर आप देखें, जब अपना ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग लैग कर रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स को स्टेट में एंटर करने से नहीं रोक पा रहा है, तो समटाइम्स ये कम्युनिटी का ऊपर में ही आ जाता है, कम्युनिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़ता है, जैसे आपका एपीओ अभी आगे बढ़ रहा है। सो ऐसे में गवर्नमेंट टुगेदर ओनली द इलीगल इमिग्रेंट्स को उसके साथ आपका जो एपीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उसको ड्राइव आउट करना है, in order to protect adulteration and inflection of the immigrants in अरुणाचल प्रदेश स्टेट, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन ये देखने को मिल रहा है, यहाँ में एक कम्युनल टेंशन राइज हो रहा है, क्योंकि देयर आर सर्टन सेक्शन जो अपोज कर रहा है ना। और साथ ही साथ ये अपोजिशन में आपका अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी भी है, वो लोग बोल रहा है कि सोशल हार्मनी एंड मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से आपका ये जो माइग्रेंट का आइडेंटिफिकेशन विदाउट प्रोफाइलिंग होने की वजह से ये ड्राइव हो रहा है, ठीक है। सो इलीगल इमिग्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट ये बहुत ही बड़ा इश्यू है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ में एक डेमार्केटेड इंटरनेशनल बॉर्डर आपको दिखाई नहीं मिलता है एक्सेप्ट फॉर द चाइना। उसके बाद बाकी स्टेट्स स्पेशली जैसे बांग्लादेश हो गया, वो लोग का बॉर्डर पोरस बॉर्डर के वजह से है ना, सोशियो इकोनॉमिक इमिग्रेशन ऑफ द थ्रू असम है ना, उसके अलावा लेबर डिमांड इन अरुणाचल प्रदेश इस तरह से इन्फ्लैक्स हो रहा है। साथ ही साथ दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न जो आपका डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, प्रेशर ऑन द लैंड एंड रिसोर्सेस हो रहा है, साथ ही साथ एक बहुत पोटेंशियल कम्युनल टेंशन को ये आगे जाके क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ थ्रेट टू द इंडिजिनियस आइडेंटिटी होने का क्राइसिस एराइज हो रहा है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स में वेरिफिकेशन ड्राइव करना, पुलिस लेड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग करना, और नीड फॉर ए लॉ जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, जो लीगल वे से आया है उसको नहीं, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक लीगल बाउंड्रीज का फॉर्मेशन होता है। एंटी इलीगल माइग्रेंट एक्शंस दे मस्ट फॉलो द प्रोसीजर, सिविल ग्रुप्स कैन नॉट कंडक्ट कोहेरेंट चेक्स, ये एक लीगल बाउंड्रीज आ जाता है। सिविल ग्रुप जैसे कि आपका जो अपीओ ग्रुप्स लोग है उसको बोल सकता है, लेकिन हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स जो है वो लोग सच में अपना वर्क को करना है ताकि कम्युनिटी वाला आके ना करे। दूसरे अलावा एक नया मतलब लीगल फ्रेमवर्क ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के जितना भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दे मस्ट नॉट बी वायलेटेड। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है, ये जो आपीओ का जो ड्राइव आउट है, यहाँ में जो इंडियन सिटीजन है दे आर नॉट ड्रिवन आउट, ओनली दोज illegally entered India, Arunachal Pradesh, they are being मतलब they are being evaluated. So state must act against such misinformation, harassment and unauthorized action and ensure कि सब कुछ authorized way में किया जाएगा, ठीक है। सो इश्यू ऑफ इलीगल जो इमिग्रेशन होता है, कम्युनिटी सेफ्टी एंड विजिलेंट एक्शंस होता है, ये सीधा आपका इंटरनल सिक्योरिटी का अंदर टॉपिक में आ जाता है, जीएस पेपर 2 में ज़रूरी होता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़रूरी होता है, वो किस तरह से बिना मतलब डिस्क्रिमिनेशन किए एक ड्यू प्रोसेस को मेंटेन करें। साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनल टेंशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और साथ ही साथ सेफ गार्डिंग ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स हो सकता है। उसके अलावा आपका पॉलिटी सेक्शन में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, पीस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
उसके अलावा आपका एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंसिंग द लिजिटिमेट कंसर्न यानी कि इलीगल माइग्रेंट का कंसर्न को विद नॉन डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस से ट्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। Assam Chief Minister inaugurated rupees 83 crore Jamuna Mukh railway overbridge. So recently, Chief Minister of the Assam, he has inaugurated rupees 83 crore 951 meter Jamuna Mukh railway bridge over the river connecting आपका दवाखा कामरूप एंड जुमानाकी। ये एक रीजनल मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। सो यहाँ में एक न्यू मॉडल स्किल स्कूल कम्युनिटी हॉल स्किल सेंटर ये सब भी इसके सामने में फाउंडेशन में डाला गया है अलोंग द ब्रिज लाइन। तो ये जो ब्रिज लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लड मैनेजमेंट इनिशिएटिव है। ये बेसिकली फ्लड मैनेजमेंट इनिशिएटिव आपका जो नौगांव वाटर रिसोर्सेज डिवीजन का वहाँ से यानी कि स्पेशली आपका कोपिली रिवर के वजह से इसको बनाया गया है ताकि वो एक फ्लड मैनेजमेंट इनिशिएटिव हो सके। उसके अलावा ये रीजनल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया साथ ही साथ उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कनेक्ट करेगा। ये आपका ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, सोशियो इकोनॉमिक लिफ्ट अपने के लिए बन सकता है एंड इंटीग्रेशन इनटू नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव है बाय द असम्स फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट फॉर द असम्स फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट, है ना। जैसे कि आपका जो ये कोपिला रिवर है ये आपका जमुनामुख एंड कामरूप में एनुअली फ्लडिंग करता है। सो इस तरह से फ्लडिंग को मतलब वो लोग टैकल करने के लिए ये ब्रिज को बनाया गया है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म रेजिलियंट प्रोग्राम के अंदर में ये आ जाता है। सो एग्जाम के लिए इसका रेलेवेंस ये रीजनल कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आ जाता है ना। साथ ही साथ फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव्स में असम का जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आपको बताया जाता है। उसके अलावा आपका जो असम का जो फ्लड पैटर्न्स होता है एंड रीजनल कनेक्टिविटी फ्लड जो किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट करता है वो भी आपको जानना पड़ेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज पब्लिश वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि बेस्ड ऑन द ऑनलाइन आउटरीच में वर्ड ऑफ द ईयर एवरी ईयर आपका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिश करता है तो ये साल उन्होंने वर्ड रेज बाइट उसको वो रिलीज किया है, ठीक है। सो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है रेज बाइट। सो रेज बाइट 2025 का ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है बेस्ड ऑन द ऑनलाइन कंटेंट इंजीनियरिंग जो प्रोवोक करता है एंगर फॉर द हायर एंगेजमेंट। सो ये जो बेसिकली आपका डिजिटल बिहेवियर एंड लॉगरिदम के जो रिसेंटली जो रेस हो रहा है उसके चलते इसको बनाया है वर्ड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो रेज बाइट का मतलब है ऑनलाइन में ज़्यादातर जो न्यूज़ या तो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ज़्यादातर हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आपको देखा जाएगा, ठीक है। सपोज कोई इश्यू हो गया, मान लो एक कम्युनियल टेंशन हो गया तो उसको रेज बाइट यानी कि कम्युनियल मतलब ऑनलाइन का थ्रू वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट देके किस तरह से मासेस को गैदर करके पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता है, ठीक है। सो ये उसके बारे में किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन रेगुलेशंस ऑन द सोशल मीडिया वो साइकोलॉजिकली किस तरह से आपका पर्सन को इम्पैक्ट कर सकता है उसके बारे में है, ठीक है। सो ये एक मैनिपुलेटिव डिजिटल मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के अंदर में आता है रेज बाइट, है ना, जहाँ में आपको यूज ऑफ द प्रोवोकेटिव ऑफेंसिव एंड मिसलीडिंग पोस्ट कर सकता है जो आपको गुस्सा एंगर कर सकता है या तो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ में इंक्रीज कमेंट एंड शेयर क्लिक बोर्ड ये सब करने का मतलब करने देता है जिसके चलते कंटेंट का जो क्रिएटर है कंटेंट क्रिएटर उसका विजिबिलिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। जैसे रिसेंटली एक टेक्टिस हुआ था एक आपका जो ये 2-3 साल का पुराना न्यूज़ है जहाँ में एक एमएलए को हम लोग का अरुणाचल का एमएलए को कोई ऑफेंसिव इन्फ्लुएंसर कुछ बोल दिया था। उसके चलते बहुत लोग उसका वीडियो को देखा है और उसमें उसको लाइक शेयर के वजह से उसका ऑनलाइन कंटेंट बढ़ा है और उसका पब्लिसिटी बढ़ा है। और साथ ही साथ रिसेंटली जो आलो टाउन को जो मतलब खराब बोला है उसका भी क्या है उसका कंटेंट को सब देखा है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। उसके चलते क्या है उसको मतलब रेज बाइट बोलता है जहाँ में हम लोग इस तरह से ऑफेंसिव चीज़ डालेगा, आदमी को प्रोवोक करेगा, वो कमेंट करेगा, शेयर करेगा और स्लोली स्लोली कंटेंट क्रिएटर का विजिबिलिटी को बूस्ट करेगा। सो इसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और वो यूजर को इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाने में मदद मतलब शो करता है। इसीलिए रेज बेड इस बार का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है। साथ ही साथ ये दो
आपका एल्गोरिदम एम्प्लीफिकेशन करता है, ये जो पोस्ट जनरेशन यानी कि नेगेटिव रिएक्शन को और भी करता है, और वायरल आउटरीच सर्कल को और भी स्प्रेड कराता है। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी। व्हेन वी स्पीक अबाउट द रेज बेद, तो मीडिया लिटरेसी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया का बारे में आपका प्रॉपर जानकारी होने से आप जो इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने से रोक सकता है। उसके बाद आपका ऊपर में एक क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है। साथ ही साथ आप जो इन्फॉर्म सिटीजन को सपोर्ट कर सकता है, रैशनल डिसीजन करने में मदद कर सकता है। उसके बाद आप खुद को और दूसरों को डिजिटल मैनिपुलेशन से आप बचा सकता है। साथ ही साथ आप एक रेस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये एथिक्स, इंटीग्रिटी और साइकोलॉजी के अंदर में आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग द मैनिपुलेटिव ऑनलाइन बिहेवियर, ये जो एल्गोरिदम्स है वो आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका गवर्नेंस के सेक्शन में आपका जो आईटी का जो एक्ट्स है, रेगुलेशन है, उसका जो चेंजेस नेसेसरी है ना, वो सब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्स में इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया लॉगरिदम, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे में भी आपको टेक्नोलॉजी को लेके ह्यूमन बिहेवियर वो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे के लिए। ओके, Nicole Petrangeli, Italy's most accomplished tennis player before Jannik Sinner dies at 92. सो ये जो नाम है और ये एक्सट्रैक्ट हम इसलिए डाला है बिकॉज समटाइम्स ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा प्ले या तो कौन सा स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई। और उसके अलावा ये एक बहुत ही एकम्पलिश टेनिस प्लेयर है और उसको कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। सो लेजेंडरी टेनिस प्लेयर फिगर ऑफ द इटली निकोले पेट्रंगी, ठीक है, वो जो पास हो गया है एट द एज ऑफ 92। सो वो पाइनर ऑफ द टेनिस चैंपियनशिप एज वेल एज ही वाज 2 टाइम्स फ्रेंच ओपन विनर। साथ ही साथ वो जो डेविस कप का जो विनर रहा है इन द हिस्ट्री। तो उसका हिस्टोरिकल अचीवमेंट के बारे में इफ वी सी, तो वो आपका इटालियन का ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुका है फ्रॉम 1959 टू 1960। डेविस का रिकॉर्ड में मोस्ट टोटल एंड सिंगल विन आपका लेजेंडरी निकोला पेट्रेंकी का है। साथ ही साथ वो इटाली का फर्स्ट है जो डेविस कप का कैप्टन बना है इन 1956। विक्ट्री कैप्टन को वो जीता गया है। ठीक है, विक्ट्री कैप्टन को, कप को। उसके बाद वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन फिगर है जो मॉडर्न इटालियन टेनिस को सेव किया है, और ही इज ऑनर्ड विद स्टेडियम उसके नाम पे ऑनर करके रखा गया है, और उसके लीडरशिप को स्पोर्ट्समैन एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पोर्ट्स में हमेशा याद रखेगा। ठीक है, तो उसके अलावा उसका मेजर रिकॉर्ड्स है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम में वो आपका जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, उसको वो टूर्नामेंट को वो ये हासिल किया है। उसके अलावा वो फर्स्ट इटालियन है जो ग्रैंड स्लैम ओपन को विन किया है, और जेनिक सिनर अभी फिलहाल सबसे पहला है जो उसका रिकॉर्ड को सरपेस किया है। उसके अलावा उसका इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन हॉल ऑफ द फेम इंडक्शन में, कैरियर माइलस्टोन में, है ना, वो सब में उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। उसके बाद डेविस कप का स्ट्रक्चर में, ये जो डेविस कप है उसमें सिंगल और डबल्स में इसका फॉर्मेट में इसका इंटरनेशनल विनिंग है। उसके अलावा इटाली का जो डेविस कप है, फर्स्ट डेविस कप, वो अंदर पेट्रियांगल के अंदर में इसको जीता गया था। ठीक है, और हाईएस्ट टोटल नंबर इन पार्टनरशिप एंड कैप्टनशिप में वो जीता है। ठीक है, और ग्लोबली वो अपना नेशन के लिए एक नेशन प्राइड और इंटरनेशनल कंपटीशन में एंड एज वेल एज इन स्पोर्ट्स में एक बहुत इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट छोड़ के गया है। सो एग्जाम रिलेवेंस में आपको ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पूछा जा सकता है, जैसे कि वो कौन सा स्पोर्ट का है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन ही आपको इससे पूछा जा सकता है। ओके, सो अनकंटेस्टेड कंटेस्ट। सो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में यू विल सी 15 दिसंबर को जो पंचायती इलेक्शन हो रहा है ना, पंचायती और म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ में टोटल ऑफ 440, थोड़ा सा हम लोग ये एक्सट्रैक्ट देखेगा। ठीक है, टोटल ऑफ तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो इलेक्शन 15 दिसंबर को हो रहा है, तो यहाँ में जिला परिषद में, ओके, यहाँ में एक्चुअल नंबर है 440 ऑफ द कैंडिडेट्स आपका यहाँ देखा गया है, जिसमें से 186 जिला परिषद के लिए एंड 39 कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो लोग लड़ेगा, और सब साथ ही साथ 16 ईटानगर म्यूनिसिपल के लिए एंड 21 आपका पासीघाट, सॉरी 21 कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द 8 पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। ठीक है, सो
यहाँ में आपका 58 बीजेपी एंड 1 एनपीपी कैंडिडेट्स इलेक्टेड अनअपोज, है ना, इन 59 जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो जितना भी बीजेपी का है सब अनअपोज हुआ है। और म्युनिसिपल का इलेक्शन में भी 4 अनअपोज आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर सेवरल ऑफ द ग्राम पंचायत सीट लोग अनकॉन्टेस्टेड या तो रिजेक्टेड फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये बेसिकली इट स्पीक्स अबाउट द अनअपोज इलेक्शन लिमिट्स द वोटर चॉइस एंड पार्टिसिपेशंस, यानी कि ये एक डेमोक्रेटिक कंसर्न के बारे में है ना। तो ग्रास रूट लेवल का एम्पावरमेंट तभी होगा जब आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि राइट टू वोट को जब आप यूटिलाइज करेगा। लेकिन इस तरह से अनअपोज इलेक्शन होने से ये आगे जाके आपका डेमोक्रेटिक का जो कंसर्न है वो डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फेयर एंड फ्री इलेक्शन है उसको वो कर्टेल करता है। ठीक है, सो ये जो डेमोक्रेटिक यानी कि पंचायत इलेक्शन ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इलेक्टोरल प्रोसीड्योर के अंदर आता है, जहाँ में आपका जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल का लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राम पंचायत आपका विलेज लेवल में होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपका अर्बन बॉडी में है। और ये इलेक्टोरल प्रोसीड्योर आपका नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, कैंपेनिंग, वोटिंग इस तरह से होता है। ठीक है, और अगर अनअपोज करने से ये सिटीजन का पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है, जो आगे जाके डेमोक्रेटिक को चैलेंज कर सकता है, ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेटिक को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, सो इट इज़ नेसेसरी कि सिटीजन का अवेयरनेस हो और साथ ही साथ मतलब एक ऐसा सिस्टम हो कि जहाँ में हम इलेक्ट कर सके और बहुत अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन कर सके। सो एग्जाम के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये तो प्रीलिम्स एस्पेक्ट में, मेंस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल स्टडीज में आपको पॉलिटी का सब्जेक्ट हो, है ना, उसमें आपको अनकॉन्टेस्ट इलेक्शन जो होता है वो उसका बारे में आपको पूछ सकता है। नीड फॉर द हेल्दी ग्रासरूट डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, सो रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ये सब आपको पूछ सकता है। स्टेट लेवल इलेक्शन ट्रेंड एंड रिसेंट जो अनअपोज सिस्टम है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो थॉट ऑफ द डे है ट्रू फ्रीडम इज इम्पॉसिबल विदाउट माइंड मेड फ्री बाय डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देगा और आपको ऑनेस्टी मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन करने में मदद करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेगा। ब्लैक नेक क्रेन इज लोकली नोन एज, उसको लोकली हम ट्रुंग ट्रंग कार्मो बोलता है ना, जो कि लोकल बुद्धा यानी कि बुद्धा का क्रेन बोल के। ठीक है, सो ब्लैक नेक क्रेन इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी, विच यूनाइटेड मतलब कंजर्वेशन कैटेगरी में आता है, तो वो आपका वल्नरेबल कैटेगरी का सेक्शन में आता है। उसके बाद विच रिवर्स एम्बैंकमेंट वर्क आर बीइंग अंडरटेकन टू मिटिगेट एनुअल फ्लड इन असम नौगांव डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका कोपिलू। ठीक है, ये रिवर का वजह से। उसके बाद द टर्म रेग बेट रेफर्स टू प्रोपोगेटिंग ऑनलाइन, है ना, प्रोपोगेटिंग ऑनलाइन कंटेंट डेजिग्नेटेड टू एलिट एंगर, और ये आपका ऑक्सफोर्ड का वर्ड है इस साल का। इन अरुणाचल प्रदेश 2025 लोकल इलेक्शन विच पार्टी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनकॉन्टेस्टेड जिला परिषद सीट, ऑब्वियसली ये तो बीजेपी है। ठीक है, Nicole Petrianghi, who passed away recently, he was notable for being a Grand Slam tennis player, है ना, टेनिस प्लेयर ऑफ इटली। ठीक है, ऑफ इटली। Jamunamukh railway overbridge inaugurated by CM असम सीएम इस अप्रोक्सीमेटली, इसका अप्रोक्सीमेट लेंथ है 951 मीटर। Algorithm amplification is a digital media refers to promoting content with high engagement of an out region line, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देख मतलब इम्पैक्ट निकलता है। Which of the following is not a challenge in grassroots democracy? Strong administrative oversight वो उसका चैलेंज नहीं है ना, जैसे कि लो सिटीजन अवेयरनेस ये है, अनकॉन्टेस्ट इलेक्शन, लिमिटेड वोटर चॉइस, ये सब आपका ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी को चैलेंज करता है। मेंस क्वेश्चन जो आपका जो न्यूज़ है उससे मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो कैसा हो सकता है। डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक नेक क्रेन इन अरुणाचल प्रदेश एंड मेसर टेकन फॉर इट्स कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर जीएस पेपर 1 के लिए, पेपर 3 के लिए भी। अनकॉन्टेस्ट लोकल इलेक्शन अंडरमाइन ग्रासरूट डेमोक्रेसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। ये क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ जाएगा एपीपीएससी आजकल इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, जनरलाइज वाला क्वेश्चन। जीएस पेपर 2 में आ सकता है और ये आपका एसए में भी आ सकता है। ओके। Examine the impact of digital manipulation techniques such as rage bite on society, democracy and individually mental well-being. Suggest measure to mitigate its adverse effect. ये बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स का पेपर है, एथिक्स का टॉपिक है, साथ साथ जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी का सेक्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया है। काइंडली इसको लाइक करके हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है। एंड आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया है। ठीक है। सो कीप फॉलोइंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।